वही तो ना, एक तो तुम्हारे हम लेना तो पेड़ है जी भाई। हेलो। हाँ, इतना होता ना, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है बस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। आवाज का बता देना, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, यदि आवाज आ रही है तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ आप और कोई नहीं है, तो आप ही को कमेंट करके बतानी पड़ेगी, किसी और को नहीं बतानी पड़ेगी। एक सेकंड बस, इसको व्यवस्थित कर। यहाँ पे देखो, एमपीपीएससी के लिए देखना मैं, एमपीपीएससी के लिए ये बेसिक तो पता होता है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। एक नया माहौल आपके लिए बन चुका है यहाँ पे क्या, एक नया माहौल आपके लिए क्या बन चुका है, एक नया माहौल आपके लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बन चुका है। बेसिकली यहाँ पे आपके दो एग्जाम होते थे क्या, यहाँ पे आपके दो एग्जाम कौन से हैं, एक जीएस का है, एक आपका सी सेट का है। यहाँ पे सी सेट अभी तक बहुत आसान आता था, बहुत सिंपल सा होता था, इवन कोई पढ़ के भी नहीं आता तो उसका निकल जाता था। बट जीएस टफ नहीं आता था, जीएस भी सरल आता था, लेकिन जीएस में क्या होता था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत होते थे, और इसकी वजह से जो पढ़ के जाता था उसके पास ऑप्शन के सारे विकल्प रहते थे, तो कट ऑफ भाई नहीं हो पाती थी। बट जो आपके तुक्के वाले थे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग की वजह से निकल जाते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग आपकी आने वाली है, नेगेटिव मार्किंग आपकी आने वाली है, तो हो सकता है कि टफ हो जाए एग्जाम, और सी सेट का थोड़ा और लेवल बढ़ जाए। ये यहाँ पे एक चैलेंज आ सकता है प्रीलिम्स में। मेंस में बात करते हैं, तो मेंस का अब यहाँ पे पूरा यूपीएससी का पैटर्न मान लो। यूपीएससी जो आपके पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, बट यहाँ पे ऑप्शनल आपका नहीं होता, इतना पता आपको होगा। और इंटरव्यू आपका होता है, नॉर्मली सबको पता है। ठीक है ना, और इंटरव्यू पता है साक्षात्कार अपना होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया पैटर्न क्या है, पहले वो देखते हैं हम लोग। पहले प्रीलिम्स वगैरह छोड़ो, मेंस पे आते हैं। आपके एग्जाम की योजना क्या होने वाली है मेंस की, ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा की योजना आप देखो, आपके लिए जो एग्जाम होने वाले हैं, एक एग्जाम नहीं है आपके लिए, लिखित परीक्षा में है। और यहाँ पे यूपीएससी का पैटर्न कतई भी नहीं है। आप सोचो यूपीएससी वाला पैटर्न है, तो यूपीएससी जो प्रश्न आते हैं 10 नंबर के आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10 नंबर और 20 नंबर के आपके एग्जाम रहेंगे। यहाँ पे याद रखना, आपके लिए पेपर 6 पेपर होने वाले हैं क्या, 6 पेपर होने वाले, जीएस पेपर वन, टू, थ्री, फोर। पांचवें पेपर में आपकी हिंदी और हिंदी व्याकरण रहेगी, और छठवें में आपके निबंध और प्रारूप लेखन रहेगा। निबंध और प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन में क्या होता है, देखो निबंध तो सब जानते हैं, किसी की कहानी लिखना है, बात लिखना, चर्चा करना। प्रारूप लेखन में क्या होता है आपका, जैसे आप लोग लेटर लिखते हो, और इसको आप लव लेटर नहीं समझेंगे बिल्कुल भी कि लव लेटर लिखना है यहाँ पे, तो आप एप्लीकेशंस लिखते हो एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेसर, या आप अपने सीनियर से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपका, उस फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जो लेटर्स लिखते हो, नोटिस लिखते हो, वो आपके पास आते हैं। जैसे यहाँ पे इसी को अपन लेटर मान लें कि आपका प्रारूप है, एमपीपीएससी का प्रारूप है, इस तरीके से नोटिस जारी करता है। अभी आपने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपी के बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, तो उनका प्रारूप था। तो यही प्रारूप लेखन होता है कि आप किस पद पर बैठे हो, किस बात के लिए प्रारूप लिख रहे हो, किस पद पर बैठे हैं,
और किस चीज के लिए आप प्रारूप लिख रहे हो वो चीज आपकी इसमें आती है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यार प्रारूप लिखना क्या होता है समझ में आया। अब यहाँ पे देखो पेपर वन में इतिहास 150 मार्क का एक पेपर, और पेपर वन में ही पार्ट टू होगा भूगोल का, इतिहास और भूगोल 150, मतलब पेपर में आपका 300 नंबर का है, पेपर टू भी आपका 300 नंबर का है, पेपर थ्री भी 300 नंबर का है, पेपर फोर भी 300 नंबर का आपको मिलेगा। और सबके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश किस में आप लिख सकते हो, जो आपको मीडियम रहेगा वो मीडियम में लिखना है आपको, इतना ध्यान रखना। सब्जेक्ट की बात करो, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीक और जन स्वास्थ्य, ये आपका जन स्वास्थ्य मामला मामला यहाँ पे आ चुका है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी, यहाँ पे आपका उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और आपका केस स्टडी। जो व्यक्तित्व विकास है इसको हम यहाँ पे इथिक्स में जोड़ सकते हैं, मनोविज्ञान लोक प्रशासन को इथिक्स में जोड़ सकते हैं, केस स्टडी को इथिक्स में जोड़ सकते हैं, फिलोसफी दर्शन शास्त्र, यहाँ पे फिलोसफी, ये यूपीएससी वाली फिलोसफी नहीं, यहाँ पे आपके जो आपके दर्शन शास्त्री होते हैं उनको पढ़ते हैं। कांट हो गया, रूसो हो गया, इमैनुअल मैक्रॉन हो गया आपका, या अपने इंडिया में कौटिल्य हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुकरात हो गए अपने यहाँ से बाहर से, ठीक है ना। यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो गए आपके, आचार्य विनोबा भावे हो गए आपके, इन विभिन्न फिलोसफर को अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ये सारी चीजें होती हैं। सारे पेपर आपके 300-300 मिनट के वो होते हैं, नंबर के होते हैं, बट पांच में आपका 200 का, यहाँ पे 200 नंबर का, टोटल आपके 1500 नंबर के पेपर आपको होने वाले हैं। इस बात को बेसिक याद रखना, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में आपको 185 मार्क्स आपको चाहिए, तो आपका 1685 टोटल आपके हो जाते हैं। प्रीलिम्स की कट ऑफ, आपके प्रीलिम्स के मार्क्स कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ मेंस के मार्क्स आपको कट ऑफ में जुड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो बेसिस आपका है ना, मेंस में आपको कोई भी चीज पढ़नी है ना, तो आप भले कहानी के रूप में पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, याद रखना मेंस को पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा, मान लो कोई टॉपिक, इस टॉपिक को पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, 10 पेज का टॉपिक मैंने कोई पढ़ा, तो मुझे 10 पेज का 10 पेज याद रहे, ये मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, उस पेपर में कोई कहानी, जिसमें काऊ का निबंध पढ़ा, या गाय के बारे में पढ़ा, या मैंने कोई भी एक मैप बनाया इसके बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है ना, कोई भी एक मैप बनाया किसी के बारे में पढ़ रहा हूँ जैसे मैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं मुझे उसका ए टू जेड वही का वही आना चाहिए, वहां पे आपको अपने शब्दों में बोलना आना चाहिए, अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए, अपनी बात रखना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं न्यूटन को पढ़ता हूँ, तो न्यूटन को अपने शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीजें में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप एक चीज देखो, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15 आने हैं, लघु उत्तरीय 10 प्रश्न आने हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5, मतलब टोटल 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आने एक पेपर में। आपके पास 6 पेपर है, एक पेपर में आपके पास 30 प्रश्न है, और 6 पेपर नहीं है आपके पास, आप गौर से समझो, 6 पेपर नहीं है आपके पास। आपके पास कितने पेपर है, यहाँ पे 8 2 10 पेपर आपके पास माने, क्यों, पेपर एक, पेपर दो, पेपर एक, पेपर दो, पेपर एक, पेपर दो, एक दो, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल 8 पेपर आपके पास ये हो गए हैं, और 2 पेपर आपके यहाँ पे मिल गए 9 और 10। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पेपर आपके ये बढ़ जाते हैं, 10 पेपर आपके इस तरीके से यहाँ पे हो जाएंगे, याद रखना। क्योंकि यदि आप इस पैटर्न को समझो तो यहाँ से इस बात समझ में आ रही है कि 30 प्रश्न लिखना है पेपर एक में, सिर्फ एक पेपर 30 लिखना है, पार्ट एक में 150 अंक आएंगे इसमें, 15 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिखना है। अब एक बात याद रखना, जब भी मैं यहाँ पे न्यूटन के नियम पढ़ रहा हूँ ना, तो एक तो प्रेजेंटेशन क्या रहेगा कि अपने शब्दों में उसको लिख पा रहा हूँ, दूसरा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, कुछ परिभाषा में टू द पॉइंट रटनी पड़ेगी शॉर्ट में, जिससे मैं यहाँ पे इसको इसके बारे में लिख सकूँ शॉर्ट 2 नंबर में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, या प्लेट वर्तक सिद्धांत, या भूगोल के विषय में पढ़ा होगा, तो इसके भाई उत्पत्ति कैसे हुई, कौन उत्पत्ति करता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में कैसे बताता है, कौन कौन सी प्लेट्स हैं, वो सारी जानकारी मिलती है। उन प्लेट पे कौन सी सीमाएं आपकी बनती है वो हमें पता होगा। इन सीमाओं पे किस प्रकार के आपके प्रारूप बनते हैं, ठीक है, वो हमें पता होगा। तो हम 15 नंबर के हिसाब से पूरा लिख सकते हैं। हम क्या 15 नंबर के हिसाब से पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे 15 नंबर 10 नंबर के हिसाब से पूरा लिख सकते हैं। लेकिन क्या 2 नंबर पूरा लिख सकते हैं, नहीं। 2 नंबर प्लेट वर्तन सिद्धांत इन शॉर्ट में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या
वैज्ञानिक का नाम है जिसने परिवर्तन सिद्धांत दिया है। तो एक शब्द और हो जाएगा। बात की जाए शब्दों की संख्या तो लिखिए 20 शब्दों में, और जब 7 नंबर का आप प्रश्न लिखो तो 60 शब्दों में आपको चाहिए, ठीक है ना। और दीर्घवृत्तीय कोई प्रश्न लिखते हो आप, तो आपको 200 शब्द चाहिए मैक्सिमम, अधिकतम शब्दों की संख्या। अब देखो लिमिट बनी नहीं है, आप 200 को 220 भी कर सकते हो, 190 भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन शब्दों में, इतने शब्दों में आप अपनी बात कितने अच्छे से रख पा रहे हो, इतने शब्दों में आप अपनी बात कितने अच्छे से रख पा रहे हो, वो चीज़ आपको आनी चाहिए, वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इतना याद रखना। तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आपको याद रखना टॉपिक को 3 पैटर्न में पढ़ना है, टॉपिक को आपको 3 पैटर्न में पढ़ना है। एक तो वो डिटेल के हिसाब से, और डिटेल्स कभी टू द पॉइंट नहीं हो सकती, वो आपके अपने वर्ड्स में होती है। एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं ग्वालियर आया, मेरे को लगना ग्वालियर के बारे में लिखो, तो ग्वालियर का जानने के स्रोत क्या है ग्वालियर के, वो बताऊंगा मैं। इसमें भी पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं, साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं, वो बता दूंगा आपके लिए। ग्वालियर में मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सीखा यहाँ से, मैंने क्या क्या अनुभव किए, और लोगों ने यहाँ पे क्या बताया मुझे, इसके बाद मैं निष्कर्ष लिख दूंगा। इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। मतलब पढ़ने के क्रम में ऐसा बिल्कुल मत समझो कि किताब पढ़ रहे हैं। आप तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उससे 3 प्रश्न मिनिमम बना के रखो कि 2 नंबर का प्रश्न कैसे बनाना है, एक 7 नंबर का प्रश्न कैसे बनाना है, एक 10 नंबर का प्रश्न कैसे बनाना है। ये 3 प्रश्न हमें बना के रखने हैं। अगर इन 3 प्रश्नों को हमने बना के रख लिया, तो हम कितने भी अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से आगे बढ़ सकते, ठीक है ना। हम कितने भी अच्छे तरीके से और कितने भी बुरे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अगर हमने 3 प्रश्नों को बना लिया तो, ठीक है ना। तो कोशिश यही करना प्रश्नों को बनाने, देखना प्रश्नों को बनाने की संख्या। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपको प्रश्नों को बनाने का तरीका आना चाहिए, प्रश्नों को बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये सामान्य प्रश्न पत्र 1 2 3, 3 के लिए निर्देश थे। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, ये 3 के लिए निर्देश थे, आपके सभी के लिए निर्देश नहीं है, ये 3 पेपर के बाद आपके निर्देश हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। बात करते हैं चतुर्थ पेपर की। तो चतुर्थ पेपर देखो क्या बोलता है, खंड आ बा दोनों होंगे, केवल हिंदी में, और भाषा अंग्रेजी दोनों लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैटर्न आएगा आपका, यहाँ पे आपके 29 प्रश्न आएंगे, यहाँ पे 30 नहीं आएंगे पेपर 4 में। पेपर 4 में आपके 29 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर 4 में 29 रहेंगे, 30 नहीं रहेंगे, ठीक है ना। एक केस स्टडी होगी जो कि आपकी 18 नंबर की होगी, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 11 नंबर का होगा, लघुत्तरीय प्रश्न आपका 7 नंबर का होगा, और अति लघु आपके 16 नंबर के। अति लघुत्तरी ऊपर जो 15 क्वेश्चन आपके आ रहे थे, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यहाँ पे लघुत्तरी आपके 7 आ रहे थे, यहाँ पे कितने आ रहे थे आपके, 10 आ रहे थे, यहाँ पे आपके 8 हैं, यहाँ पे 10 थे तो 8 बचे हैं, यहाँ पे 15 से 16 हो चुके हैं। दीर्घ वहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ से एक 10 नंबर काट दिए इनने, तो ऊपर नीचे नंबर करके यहाँ पे 18 नंबर की चीजें क्या केस स्टडी बना दी है, और शब्दों की संख्या भी बताई नहीं गई है। मतलब कि याद रखना, पेपर 4 का कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, तो इतनी क्षमता बना के रखो कि उसको मैं 400 से 500 वर्ड्स में लिख, 400 से 500 वर्ड्स में लिखूं, इतना याद आपको रखना पड़ेगा। अब केस स्टडी भी आती है, तो आपके किसी विषय पे ऐसी नहीं आती कि भाई फिलोसफी के ऊपर आ जाएगी, महात्मा गांधी के ऊपर है, किसी के ऊपर है, नहीं, किसी घटना इत्यादि के ऊपर आती है, ठीक है ना। केस स्टडी किसी घटना इत्यादि के ऊपर आती है। एक जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलूंगा, आज क्या है आपका, न्यू ईयर का दिन है आपका, आपका न्यू ईयर का दिन है। अभी भारतीय परंपरा, भारतीय समाज में न्यू ईयर हम कैसे मनाते हैं आपको पता है, लेकिन अभी बात चलता है, आपको मालूम चलता है कि अभी एक केस स्टडी, क्या एक छोटी सी, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपको जानकारी मिलती है कि न्यू ईयर के समय पर, न्यू ईयर के समय पर क्या, जो आपके साइबर हैकर्स होते हैं, साइबर हैकर्स के माध्यम से अराजकता फैलाने के लिए या हैकिंग करने के लिए आपके मोबाइल वगैरह पे, मोबाइल नंबर्स पर एक एपीके फाइल शेयर की जा रही है। एपीके फाइल क्या होती है, एक वायरस फाइल होती है। एपीके फाइल शेयर की जा रही है जिसमें न्यू ईयर का मैसेज संलग्न है। इसमें क्या होता है, कई अनभिज्ञ लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे में आपके मोबाइल की प्राइवेसी विघ्न होती है या प्राइवेसी जाती है, और ऐसे में आपको मालूम चलता है कि आपके जिले में सबसे ज़्यादा केसेस के सामने आ रहे हैं। तो तत्काल परिस्थिति में आप क्या कदम उठाओगे, उस सिचुएशन को कैसे संभालोगे, और भविष्य में आपके साथ क्या मतलब भविष्य में ऐसा आप क्या कदम उठाओगे कि आपकी कोई वहां पे ऐसे चैलेंज ना आए, ऐसा कोई चैलेंज आता है उसको फेस कर सके। मतलब क्या, अब यहाँ पे एक घटना आपको बता दी, और उसके फिर अलग अलग बहुत सारे होते हैं,
केस स्टडी में क्या होता है, उसके प्रश्न अलग अलग होते हैं, उन प्रश्नों का आंसर देना। जैसे बोलूंगा तत्कालीन परिस्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे, दीर्घकालिक रणनीति क्या रहेगी, आप अपराधियों पे कैसे तंज कसेंगे। आप अपने यहाँ पे जो डिजिटल साक्षरता बहुत कम है, भाई आपके यहाँ पे डिजिटल साक्षरता कम है ना, तो उसका आप कैसे उपाय करोगे, कैसे आप समाधान करोगे, ठीक है ना। तो ये सारे चैलेंज आपको दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है केस स्टडी में, एक आपको माहौल बना के दिया जाता है, एक आपको कहानी बना माहौल बना के दिया जाता है, और फिर आपसे कहा जाता है कि इन परिस्थितियों में आप कैसे काम करोगे। भाई आपका केस स्टडी वाला माइंडसेट आपका इंटरव्यू बोर्ड में देखा जाता है कि हाँ भैया सिचुएशन फेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। तो पेपर 3 तक का पैटर्न, पेपर 4 का पैटर्न आपको समझ में आया, क्या अंतर है, कैसे करना है, और कोई भी टॉपिक पढ़ना है कैसे पढ़ना है, हाँ या ना, यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ या ना, यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम सिलेबस पे आते हैं, ऑल ओवर पर आते हैं। आप दोनों की बात यहाँ पे क्लियर है, आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पे पांचवा जो आपका पेपर होता है हिंदी में होता है, और केवल व्याकरण होती है, व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगी। 200 पूर्णांक होंगे, प्रश्न के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में लिखे थे, याद रखना। प्रश्न मत 2 घंटे यहाँ पे देखो। और छठा प्रश्न मत क्या, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन होता है, केवल हिंदी माध्यम में ही होता है, पांचवा और छठवां या केवल हिंदी माध्यम में होते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम निबंध 1000 शब्दों में लिखना है आपको, 50 नंबर का होगा। एक निबंध 500 नंबर पर लिखना है, 200 का होगा। प्रारूप लेखन, एक प्रारूप लिखना आपको 500 शब्दों में, 15 नंबर में होगा। एक प्रतिवेदन, अब प्रारूप और प्रतिवेदन, प्रतिवेदन तो आवेदन एप्लीकेशन होती है, और प्रारूप जो है आपको ये दिख रहा है ना पूरा, ये आपका प्रारूप आपके सामने रखा हुआ है, एमपीपीएससी ऐसा प्रारूप जारी करती है, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। 250 शब्द में 15 नंबर, ये नॉर्मल चीज आपको बेसिक लाइफ, आपके घर पे एप्लीकेशन आती है, आप बिजनेसमैन हो तो आपके कोई चीज आती है, आपके ऑफिसर्स लोग आते हैं, आपके फाइलें आती है, उनको पहले देखना चाहिए। हम लोग फाइल्स को कभी नहीं देखते हैं, बट फाइल से हमें ये जानकारी मिलती है कैसे क्या होता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, हम क्यों देखते हैं नोटिफिकेशन की, प्रारूप। यहाँ पे देखो, आप यदि इसी में देखो, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक प्रारूप, 1 मिनट, जिसमें कोई एक सिलेबस खोल दो आपके सामने, अभी जी आए थे एडवर्टाइजमेंट आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना। ये आपका इसका प्रारूप देखो, ये आपका प्रारूप ही है जो आपके सामने दिख रहा है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, किस पद के लिए जारी किया गया है, तिथि क्या है, विज्ञापन क्रमांक होता है, तिथि होती है, आवेदन कैसे कर सकते हैं, संयुक्त जानकारी है, अंतिम तिथि क्या है, प्रवेश पत्र क्या है, ये आपका लोग हो गया। तो ये आपका प्रारूप होता है, कुछ अलग चीज नहीं होती, प्रारूप यही होता है आपको, ठीक है ना। तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आपको इससे समझना पड़ेगा, इससे आपको सीखना पड़ेगा। ये आपका प्रारूप होता है, ठीक है ना। अलग अलग संस्थान के आपके अलग अलग प्रारूप होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग संस्थान के आपके अलग अलग प्रारूप होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे आते हैं हम लोग। अब सुनना, यहाँ पे सिर्फ हमने पेपर की बात की थी, अब मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा तो इतिहास विषय, मैंने देखा पेपर में मुख्य परीक्षा क्या है, इतिहास और भूगोल है, इतिहास है प्लस भूगोल है पेपर 1 में, ठीक है ना। हम पेपर 2 की बात करते हैं यदि, तो पेपर 2 में आपका पेपर पार्ट 1 का बी है, ये भूगोल है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो पेपर 2 में आपके पार्ट 1 में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना है। समाजशास्त्र पेपर 2 में सोशोलॉजी, समाजशास्त्र आपकी। ये आपका अर्थशास्त्र हो गया, ये आपका अर्थशास्त्र हो गया, यहाँ पे याद रखना आपको। पेपर 3 के पार्ट 1 में आपका अर्थशास्त्र हो रहा है। पेपर 2 में आपका यहाँ पे विज्ञान एवं तकनीक हो रहा है। मतलब आपके पर्याप्त मात्रा को सिलेबस 8-9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं मिनिमम। अब कहने को 8-9 है, बट थोड़े दिन में 12-13 सब्जेक्ट आपके सामने आते हैं, 12-13 सब्जेक्ट सामने आते हैं। अब देखो, बात करें प्राचीन भारत की या मध्यकालीन भारत की, तो हम सोर्स पे बात में जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बात की मैंने प्राचीन भारत। अब देखो पढ़ने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास कैसा पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और पढ़ना शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर यहाँ पे आधुनिक काल तक क्रम से। बट पढ़ते समय आपके सिलेबस में बताया बेटा पढ़ना क्या, पढ़ो क्या पढ़ना, भारत का राजनीतिक, मतलब लिखा है देखो, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक। मतलब अपना सिलेबस भी कहता है कि जब हम किसी काल को पढ़ रहे हैं, किसी टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं, उसकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, वहां पे अर्थव्यवस्था कैसी थी,
वहां पे समाज कैसा था, वहां पे संस्कृति कैसी थी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मौर्य काल का। मौर्य काल का देखो, नोट्स बनाने का तरीका यही होता है और पढ़ने का तरीका यही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी के अलावा कोई और कमेंट करना है एक बारी? तो जी कमेंट कंटिन्यू, तो समझो कौन सी कमेंट है वो। हाँ जी लिखना, हाँ जी, या ओके लिखना है, डन लिखना। देखो मैंने बोला मौर्य काल मुझे पढ़ना है, तो मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, वहां पे आर्थिक व्यवस्था कैसी वो पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था कैसी वो पढ़ेंगे, और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी वो पढ़ेंगे। सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी वो पढ़ेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पे देखो 11वीं से 18वीं शताब्दी में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। मैं क्या बोलता हूँ, सिलेबस का तोड़ने का इसलिए बोलता हूँ कि आपको सिलेबस तोड़ने पर एक नंबर में समझ पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है ना। ऐसी बात करें सल्तनत काल की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो सेम सल्तनत और मुगल काल में क्या पढ़ना है आपको, उनका प्रशासन और मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय पढ़ना है। अब देखो एक पागलपंथी यहाँ पे भारतीय इतिहास का, इसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल आ रहा है, आदित्यासिक काल, बट एमपी में, एमपी पे आपको ध्यान देना है, ठीक ना। एमपी के ऊपर राजवंश पढ़ना है, इसमें गर्दबिल आ गया, नागवंश, औलिकर, परिवारजक वंश, उच्चकल्प, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गौड़, कक्षपात, ठीक ना। एक ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई है, समाज पर प्रभाव आ गया, ब्रिटिश उपनिवेश के भारतीय। अब देखो एक चीज तो यहाँ पे आगे भैया पढ़ना है, पढ़ने का एक छोटा तरीका बता दिया। अब क्या सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, इसमें भी एग्जाम का लेवल क्या होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ इसका तरीका क्या है भैया, इसका तरीका पीवाई क्यू। क्या है पीवाई क्यू? अब पीवाई क्यू कैसे खाते हैं देखो, जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ, कोई पीवाई खोलता हूँ एमपीपीएससी का, एक सेकंड डाउनलोड कर लो पीवाई की मैं आपके लिए। एमपीपीएससी पेपर वन ओल्ड पेपर, ठीक है, एक डाउनलोड कर लो बस। मैं एमपीएससी मेंस पेपर वन पीडीएफ। एक मिनट बस रुकना। यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको, सिलेबस मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मेंस का सिलेबस दिखाया कि देखते कैसे हैं, चारों पेपर से इंट्रोड्यूस कराया, और हिस्ट्री का मैंने सिलेबस तोड़ के बताया कि पढ़ने के विषय में पेपर क्या बोलता है, किस डिमांड पे पढ़ना है। अब उस डिमांड पर यदि हम आर्थिक इतिहास पढ़े तो आर्थिक इतिहास कैसे पढ़ना है, राजनीतिक इतिहास पढ़े तो कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, सामाजिक इतिहास पढ़े तो कैसे पढ़ना है, उसकी औकात कहाँ से पता चलेगी, पेपर से पता चलेगी। देखो पेपर यहाँ पे आता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 2 नंबर जो प्रश्न कैसे आते हैं, गोपजनस क्या होते हैं, गोपजनस क्या होते हैं। अब 2 नंबर आप क्या लिख पाओगे, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी होते हैं जो कर वसूली करते हैं। से विष्णु आपके शासक हैं, तो लिखोगे निम्नलिखित काल के शासक हैं, इनने ए काम किए, ऐसे लिखोगे ना, इनने ए काम किए या निम्नलिखित काम किए। 2 नंबर में मतलब कि कोई शासक को पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। अमर ए साहिल, अमल ए सालेह क्या होता है, तो 2 3 शब्द। अवंती महाजनपद लिखोगे, मध्य प्रदेश में है, 16 महाजनपदों में से एक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। प्रसेनजीत यहाँ से संबंधित है आपके, प्रसेनजीत संबंधित है, अजात शत्रु से इनके संबंध थे। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, है कि नहीं। 2 से 3 पॉइंट लिख पाओगे, ज्यादा लिख नहीं पाओगे आप। उच्चकल्प की बात आती है, उच्चकल्प में आप लिख पाओगे। राजा मतलब देखो 2 नंबर का समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ते समय बात ध्यान रखना है कि भैया 2 नंबर यदि में लिखना है कोई टॉपिक में, तो 3 से 4 लाइन या इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए। अब मैं बताओ, मैं आपसे पूछूं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैं बोलूँ आपको आपका परिचय दो, 2 नंबर में आपका परिचय दो, 2 नंबर में आपका परिचय दो, 2 नंबर में, तो आप क्या बोलोगे, आपका नाम अंकित है, फौरा से रहने वाले हो, क्या बोलोगे, मैं डॉक्टर अंकित जैन हूँ, फौरा से रहने वाला हूँ। क्या बोलोगे, मैं डॉक्टर अंकित जैन वर्तमान में
आईपीएस के पद पर पदस्थ हूँ। अब किस में आपको 2 नंबर अच्छे मिलेंगे? किस में आपको 2 नंबर अच्छे मिलेंगे? क्या इसमें मिलेंगे? क्या इसमें मिलेंगे? इसमें मिलेंगे। आपको 2 नंबर इसमें अच्छे मिलेंगे। शब्द सीमा 20 है आपकी। आराम से आप इतनी बात को लिख सकते हो, मतलब कि कम शब्दों में अपनी बातें कैसे रख सकते हो। जैसे मैं बोलूं भूकंप को परिभाषित करो। भूकंप को परिभाषित 2 नंबर करना। भूकंप मैंने लिख दिया, भूकंप शब्द दे दिया। 2 नंबर में आपको लिखना। आप क्या लिखोगे कि पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं। अधिकांश लोग ये लिखेंगे पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं, ये हानिकारक होता है, ये ऐसे लोग प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बट मैं लोगों पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं, यह हानिकारक है, आपदा है। ऐसे लिख लो। आप ऐसे लिख दो कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भूकंप, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भूकंप एक जानकारी का स्रोत है। भूकंप से पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे निकलती है। हो गई 2 लाइनें, हो गई ना इस तरंगे। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज पढ़ो, हमें 2 शब्द, कुंवर रघुनाथ साहब कौन थे? जबलपुर के थे। भीमा नायक कौन थे? आपके क्रांतिकारी थे। ग्वालियर की संधि हुई थी। टाटा बील कौन थे? भोपाल प्रजामंडल। मतलब आपको कोई भी शब्द पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा है उस शब्द से, उस प्रश्न से, उस शब्द से प्रश्न बन सकता है। तो पचमढ़ी काष्ठ शिल्प आ गई है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा 2 नंबर वाले में। आपको 2 नंबर वाले में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब पढ़ते समय ध्यान देना। अब दो दूसरे में आओ 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आज जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे मैंने बोला बाल गंगाधर तिलक, लोकमान, अब देखो लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी कीजिए। अब आपको याद होना चाहिए नंबर 1, क्या शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी 1895 में? याद है? 1893 में गणित उत्सव की शुरुआत की थी। 1895 में उन्होंने क्या आपके शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। यही आपका स्वदेशी का समय था। यही आपका स्वदेशी समय था। तो यहाँ पे टिप्पणी कीजिए, मतलब आपको अपने विचारों में लिखना है। देखो 2 नंबर में क्या होता है, आपको जो आता है वो नहीं लिखना है। 2 नंबर में आपको लिखना है। आप पॉइंट वाइज, देखो इसमें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, आप लाइन भी लिख सकते हैं, आप इसको सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं, स्टार बना के भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो 2 नंबर में। और 2 नंबर आपको फैक्ट सीधे देना है। 2 नंबर क्या, वो फैक्ट सीधे देना, कोई आपको अधिकांश जानकारी नहीं देनी। क्या आप देखो, क्या टिप्पणी कोई फैक्ट होती? क्या आपको अपने विचार लिखना है, लेकिन टिप्पणी आपको साथ में फैक्ट देने पड़ेंगे, साथ में आपको डाटा देने पड़ेगा। इस डाटा से ऐसी बात कर रहे हैं। तुलनात्मक परिचय कीजिए। मतलब हम बात करें प्लासी और बक्सर के युद्ध की, जब तुलनात्मक परिचय की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। एक आपका 1757 का था, 1757 प्लासी हुआ था, और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको याद है यहाँ पे प्लासी के युद्ध में आपके शाह आलम द्वितीय थे भाई साहब, साथ में आपके बंगाल के नवाब थे मीर जाफर थे आपके, और साथ में आपके यहाँ पे सुनो शाह आलम द्वितीय था, और शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेजों के युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, ठीक ना। लेकिन शाह आलम द्वितीय जो आपके सेनापति लोग थे, इन्होंने धोखा दे दिया था और अंग्रेजों के साथ 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 शामिल हो गए थे। और बक्सर के युद्ध में क्या थे? बक्सर का युद्ध त्रिगुट था। यहाँ पे शाह आलम द्वितीय हो गए, आपके मीर जाफर हो गए, ठीक है ना। अवध के नवाब शुजा शुजाउद्दौला के आपके शुजाउद्दौला, 3 लोगों ने सम्मिलित रूप से, 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था? अंग्रेजों से युद्ध किया था। अब यहाँ पे देखो, जब बंगाल का नवाब अंग्रेजों से लड़ रहा है, तो बंगाल के नवाब के सेनापति धोखा दे गए, तो यहाँ पे बाकायदा प्रत्यक्ष लड़ाई हो रही है। तो आपको क्या तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो यहाँ के कुछ फैक्ट आपको होना चाहिए, यहाँ के फैक्ट आना चाहिए। अब तुलनात्मक अध्ययन 2 प्रकार से, 2 प्रकार से क्या है? अब यहाँ पे डिमांड देनी का उनकी जानकारी दो, युद्ध इतनी तारीख हुआ था, इतनी तारीख हुआ था, यहाँ पे ये लोग थे, यहाँ पे ये लोग थे। भाई तुलनात्मक परिचय का मतलब कुछ ऐसी जानकारी दो जो इंटरेस्टिंग हो। भैया ये युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से एक तरफा था। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो इनके साथ में थे, बंगाल के नवाब के साथ में थे, उनके सेनापति अंग्रेजों जाके मिल चुके थे। ने बक्सर के युद्ध में देखा जाए तो त्रिकुट की सेना एक साथ अंग्रेजों से लड़ रही थी, और जब अंग्रेजों की विजय हुई, जब अंग्रेजों की विजय हुई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अंग्रेजों के लिए भारत में स्वतंत्र सत्ता हासिल करने की मौका मिली। वहीं से बंगाल से क्या हुआ? बिहार दीवार वो बिहार उड़ीसा और एक ईयरफोन लगाओ, बिहार उड़ीसा और आपकी कहा कि बिहार उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लिखना है आपको कि आप सोच सको। तो क्या यहाँ पे शब्दों में काम चल रहा है, लेकिन आपको फैक्ट भी साथ में चाहिए। क्यों? अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो 7 नंबर क्या चाहिए? पढ़ते समय फैक्ट का भी ध्यान रखना है। राजा धन का मूल्यांकन करो। अब मूल्यांकन कैसे करो? क्या उसमें बताओ कि कहाँ का राजा था, किस डेट में था, उसने क्या क्या बनाया था। तो भाई ये तो बताओ, इस फैक्ट के आधार पर मूल्यांकन करो। जैसे मैं अंकित जैन हूँ, अब बोलो अंकित का मूल्यांकन मुझे करना है, तो आप क्या ये बताओगे कि अंकित समीक्षा पढ़ाता है, अंकित ने पहले बाईस में काम किया है, अंकित ने इंटरव्यू दिए हैं, अंकित ने 5 लड़कियां पटाई हैं, अंकित ने
क्या किया है, अंकित ने इंटरव्यू दिया है, समीक्षा पढ़ा है, आज जादू ने पढ़ा रहा है, अंकित ने जॉब छोड़ दी है, अंकित पिता की सेवा करता है, तो क्या मेरा मूल्यांकन है? ये मूल्यांकन नहीं है, ये मेरे बारे में जानकारी है। तो अब जानकारी के हिसाब से मूल्यांकन करो कि अंकित का स्वभाव कैसा, जो आप बोलते जजमेंटल से, तो जानकारी के हिसाब से क्या करो, जानकारी के हिसाब से एक्सप्लेन करो, क्या करो, एक्सप्लेन करो, एवेल्यूट करो, मूल्यांकन करो कि उसने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया है। तो जानकारी के साथ साथ हमें उसके बारे में अपने शब्दों में कहना है मूल्यांकन में। यहाँ अगर समीक्षा छोड़िए तो समीक्षा को डिसीजन लिया होगा, जादू ज्वाइन किया तो कुछ डिसीजन लेके ज्वाइन किया होगा। और ऐसा भी कर सकते हैं भाई, किसी भी जॉब में 4 महीने से ज्यादा नहीं टिकता है, मतलब आयस्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसा भी हम कह सकते हैं मूल्यांकन में कि आयस्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति। जैसे हम क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि एमबीटी बहुत सारी योजनाएं लागू करता है, उसके बाद भी असफल होता है। एमबीटी क्या बहुत सारी योजनाएं लागू करता है, उसके बाद भी असफल होता है, तो हम क्या कहते हैं कि मूर्ख शासक था, पढ़ा लिखा मूर्ख। भाई इतनी इतनी अच्छी योजना बनाई तो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, लेकिन उसकी योजनाएं असफल होती हैं तो उसको मूर्ख की पदवी देते हैं हम लोग, है कि नहीं, कहते कि नहीं। तो भाई उसकी योजनाओं की जानकारी हमारे पास है और उसको व्याख्या करना, मूल्यांकन करना सीख रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ रीडिंग से नहीं आएगी, आपको रीडिंग के करते समय आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको मूल्यांकन करना सीखना है कि हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। जैसे आप राष्ट्रपति की क्या आदर्श है, जैसे आप जैसे आप कोई राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, जैसे आपको पढ़ो राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तब सिर्फ आपको राष्ट्रपति की जानकारी में राष्ट्रपति की स्थापना का हुई, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, ये चीजें नहीं पढ़नी है। राष्ट्रपति का भी मूल्यांकन करना आपको आना चाहिए, राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन करना आपको आना चाहिए विदेश के किसी राष्ट्रपति से, है कि नहीं। याद रखो कि आपसे टिप्पणी, राष्ट्रपति टिप्पणी पूछ सकता है, राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ सकता है आपसे, राष्ट्रपति का मूल्यांकन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना, राष्ट्रपति पर लघु लेख भी पूछ सकता है, राष्ट्रपति पर संक्षिप्त परिचय भी पूछ सकता है। मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है भैया, जैसे सिलेबस में कहा था उसने, तुम क्या पढ़ो, सिलेबस में क्या बोला था भाई साहब ने, सिलेबस में इन्होंने कहा था अपन से क्या कि यदि मौर्यकाल पढ़ रहे हो तो राजनीतिक इतिहास पढ़ो। क्या यदि आप मौर्यकाल पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ो, राजनीतिक, देखो यहाँ पे देखना, अच्छे समझ इस बात को, इस वाले पॉइंट को, कि आप मौर्यकाल पढ़ रहे हो तो क्या करना है आपको, मौर्यकाल पढ़ रहे हो तो राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, सामाजिक इतिहास पढ़ना है, आर्थिक इतिहास पढ़ना है, आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, ठीक है, ये आपको सारे इतिहास पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, आपको यहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, यहाँ के प्रदेश संबंध पढ़ना है। लेकिन इनका आपको मूल्यांकन करना भी आना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मूल्यांकन करना आना चाहिए। इस पर आपको टिप्पणी करना भी आना चाहिए, क्या, इस पर आपको टिप्पणी करना भी आना चाहिए, इस पर आपको क्या, आपको तुलनात्मक अध्ययन करना। अब तुलनात्मक किससे करोगे, या तो मौर्यकाल से करोगे या कि शासक की शासक से करोगे, जैसे अशोक की अकबर से हम लोग करते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से कर देते हैं हम लोग, मौर्यकाल की गुप्त काल से कर देते हैं, या सिंधु काल से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पढ़ते समय पे आपको क्या करना चाहिए कि जानकारी के साथ इनको ये सारे भावनात्मक तरीके पढ़ना आना चाहिए कि हम इन बातों में बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं करना है। जानकारी तो हमें चाहिए, लेकिन जानकारी के साथ साथ आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी चीज माइंड में चलनी चाहिए कि ऐसे काम भी हमें करने हैं, मूल्यांकन भी करना है, टिप्पणी भी करना है, ये चीज हमें करनी है। अगर ये चीज हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, और एकेडमिक पढ़ाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि एकेडमिक पढ़ाई करना है हमारे लिए, हम लोग लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मूल्यांकन वगैरह करने कब आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, जब लेख पढ़ेंगे। हम लोग करंट अफेयर्स में लेख पढ़ने, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स क्यों बोलते हैं, करंट अफेयर्स सुनते हैं तो भैया सामने वाले के विचार सुनते हैं, लेख करंट अफेयर्स लेख करते हैं ना, लेख पढ़ते हैं अपन लोग एडिटोरियल, तो एडिटोरियल में समझ में आता है किसी बात का मूल्यांकन कैसे किया, तो टिप्पणी कैसे की, किसी बात को काम कैसे किया जाता है, कैसे योजनाएं बनाई जाती है, कैसे क्या किया जाता है, हर चीज उसमें समझ में आती है, हर चीज उसमें समझ में आती है। और कोई भी चीज बिना जानकारी के आपकी हो नहीं सकती, आप चाहो मन चाहे कुछ कर लो, बिना जानकारी के आपको कोई चीज होगी नहीं। तो हमने क्या क्या देख लिया, सिलेबस देखा, पेपर का पैटर्न देखा, पेपर को सिलेबस क्या बोलता है कैसे पढ़ना वो देखा, और पीवाईक्यू क्या बोलते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते समय किन बात का ध्यान देना वो देखा। अब देखना, एक मिनट, अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, एमपीपीएससी आ गया एमपीपीएससी भी, एमपीपीएससी का सिलेबस आ गया भाई साहब। नहीं, एमपीपीएससी यहाँ पे पता है कुछ ना कुछ फेक भेजा है इनने, क्योंकि एक पेज का, एक पेज का पीडीएफ नहीं होती, ये लोग गलत कर रहे हैं, ये पीडीएफ इनको नहीं भेजना चाहिए, पीडीएफ इनको क्या टू इनको ये पेपर नहीं भेजना चाहिए एक पेज का, पता है, इनने एक पेज का पेपर भेजा अमित सन्ना हमारे लिए, क्या लिखा, पीएससी डेट, ये क्यों नहीं भेजना चाहिए, ये भी कोई एपी की फाइल हो सकती है यहाँ पे,
हाँ, डाउनलोड नहीं फर्जी चीज़ें। तो अच्छी बढ़िया, हमारी फर्जी चीज़ें डाउनलोड नहीं होती। बढ़िया ऑप्शन है। एक फाइल भेजी 1 नंबर की, एमपी स्टेट पीएससी डेट। अब जस्ट भेजी नहीं 12 बजते नहीं। बस मिलेगा हैप्पी न्यू ईयर। ये फाइल है पता है, उतनी गंदी फाइल होती है ना, कुछ वायरस होगा। ये चीज़ पढ़े लिखे लोग अगर नहीं समझ पा रहे ना, तो मूर्ख क्या समझे? समझ लो ना? हाँ भाई फाइल। अभी हुई नहीं, थैंक यू नहीं, अभी क्लास हुई नहीं, अभी आपको चलना है भाई, अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी थैंक यू लोग निकलना नहीं है आपको अभी। अभी थैंक यू लोग निकलना नहीं है आपको। भाई इस टाइम पे किले से मजा आता है देखने। लग गए हम। चलो, अभी देखना यहाँ पे, बात सुनना, आगे बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज अब देखना, अभी अपन ने 7 नंबर का देखा। अब कांड करते हैं अपन 10 नंबर के पेपर को। अब तो वही चीज 10 नंबर में आ रही है। क्या आ रही है 10 नंबर में? यहाँ पे देखो 10 नंबर क्या आ रही है। मध्य जंगल सत्याग्रह में भूमिका पर वर्णन, अब वर्णन करना है मतलब आपको बहुत तरीके से क्या आना चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना चाहिए अपनी बातों को। अब मैं तो बोल सको प्रमुख घटना, अब परमार काल में मध्य घटित प्रमुख घटना, तो यहाँ पे आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे। एक सीधा फैक्ट है कि परमार काल में कौन सी, अब तो परमार काल में घटना है। इतना बड़ा परमार काल है, राजा भोज जैसे महान शासक रहे हैं, तो क्या आप उसमें 10 घटना नहीं बता सकते हो? कलचुरी वंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। अब इतिहास पर प्रकाश डालना, जानकारी के स्रोत आपको चाहिए। पुरातात्विक स्रोत होंगे, साहित्यिक स्रोत होंगे, और विदेशी स्रोत हो सकते हैं आपके। साथ ही साथ आपकी अन्य चीजें भी इसमें हो सकती हैं, है कि नहीं? टॉर्च ऐसे नहीं करना कि आपने लिखा कलचुरी वंश, तो यहाँ पे टॉर्च लेके लिख दिया, तो प्रकाश डाल दिया। ऐसे नहीं करना आपको यहाँ पे, कक्षा केजी वाले बच्चों की तरह प्रकाश डालना अच्छे से लिख कर। मतलब अब यहाँ पे जानकारी चाहिए, मतलब आपको पढ़ते समय क्या करना, आपको जानकारी भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है, हड़प्पा सभ्यता में मेरे मूर्तियों की पशु आकृतियों का वर्णन करें। अब आप क्या लिख दोगे, इसमें मात मूर्तियां मिली है, तो मात मूर्ति पशु में आएगी नहीं। आपको क्या करना, 5-6 प्रकार के पशुओं की मूर्ति मिली, उनको बताना पड़ेगा, ये मूर्ति मिली यहाँ से मिली, और उनका महत्व क्या है वर्तमान में, वो देखना पड़ेगा। यदि मुझे एक श्रृंगी बैल मिला है, एक श्रृंगी जानवर मिला है, तो बताना पड़ेगा भैया हड़प्पा घाटी में या सिंधु घाटी सभ्यता में एक श्रृंगी बैल की प्रतिमाएं अधिकांश स्थल में मिली हैं, जो कि वास्तविक रूप में नहीं होता था, हो सकता मान सकते हम लोग वो पूजनीय वहां पे जानवर रहा होगा, ठीक है ना? या पशुपति शिव की मूर्ति मान सकते हैं, वहां पे बहुत सारे जानवर बैठे हुए हैं, तो मान सकते हैं जानवर, इन जानवरों से परिचय था उनका। बोल सकते गाय की कोई मैं जानकारी वहां से नहीं मिलती, गाय की कोई मूर्ति नहीं मिलती वहां से, गाय की कोई मूर्ति नहीं मिलती है। हालांकि बैल होता तो बैल के साथ गाय भी होगी, है कि नहीं? इसमें हम जानकारी दे सकते हैं वहां पे। हाथी मिलता है, टेराकोटा की मूर्तियां मिलती हैं। साथ ही साथ अब मूर्ति मिलती है, सुनना, पशु आकृति, तो भाई इस बात से पता चलता है कि उस समय के लोगों को क्या मूर्ति निर्माण का पता होगा, है कि नहीं? तो क्रम से हमें वो चीजें लिखनी पड़ेंगी एक सिस्टमेटिक ढंग से। और चीज एक दिन में, जैसे मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं भी आज बोल रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ कैसे आंसर राइटिंग बोलनी है, कैसे करना है, कैसे समझ में आना है। वो चीज मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना? वो चीज मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना? जैसे 52 नामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन करें, तो 52 नामा भारत को कैसे बताया गया है? अब समकालीन भारत में तो क्या चौकोर था भारत, कैसा था? नहीं, कुछ शासकों के बारे में बताया गया, कुछ राजाओं के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया होगा, यहाँ के भूगोल के बारे में बताया होगा, है कि नहीं? यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो जब पढ़ोगे तब वो चीज आपको आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। बात समझे, पढ़ने का तरीका समझ में, पढ़ना कैसा अपन को, पढ़ने का समझ में आया तरीका कैसा, पढ़ने का तरीका समझ में आया? जैसे मुझे याद है, आई थिंक जब मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा था धान्य एजुकेशन पे, मैंने आपको तूफान, चक्रवाती तूफान बताया था क्या होता है। अब चक्रवाती तूफान विपर्जय का वर्णन करें, तो विपर्जय तो अभी करंट अफेयर्स का होगा ना, तो करंट अफेयर इस लेवल की है कि उसको वर्णन करना है। उसका वर्णन आप अपने आप से कैसे करोगे, तो ये आपको इतना नॉलेज होगा, पहले तूफान को बताओगे, फिर ये नाम क्या, कैसे कर बताओगे, क्या लाभ हुई, कहानी हुई, किस क्षेत्र में, तो वो बताओगे, बनता कैसे वो बताओगे, ठीक है ना? और आपको पता है यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो इस पे कोई ना कोई लेख आया होगा उस समय पे, इस पर कोई ना कोई लेख आया होगा उस समय पे, जब करंट अफेयर है आपका, तो करंट अफेयर आपके लिए फायदे में रहेगा। बिना रिफाइनिंग के ऊपर कितने लेख आ चुके हैं, एक पेज की ना।
हाँ वो उसमें हैप्पी न्यू ईयर लिखा आ रहा है वो। एक ही पेज की है वो। क्या की आ गई जैसा है तो क्या एमबीबीएस ही आएगा। बोलो बोलो ऊपर सबसे ऊपर लाइन सबसे ऊपर काले को टैग लाइन पहले पेज पे। नहीं नहीं सहायक प्राध्यापक लोग काले की लिखे थे ये। प्रवेश उपलब्धि तिथि क्या किया जाए राज्य सेवा परीक्षा 2026 आ गई। भाई सब 12 बजे पढ़ के इनने फिक्स आयोग ने। भाई, इसमें माइनस मार्क है क्या एक मिनट बस एक चीज दी। आज 2026 तुम एक साल पुराना दूध पियोगे। एक मिनट रुकना। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है ये। हम कौन उठा रहे सीटें कितनी वो देख रही थी। 155 सीटें सीटें सही है जितनी बोली उतनी सीटें हमने मगर 168 बोली थी 168 आ रही हैं। भाई माइनस मार्किंग नहीं है इसमें यार। तो अभी देखता हूँ इसमें माइनस मार्किंग। वैसे माइनस भाई तो आयु मजा नहीं लगा है। फिक्स 12 बजे लॉन्च करो इनने। अब भी जस्ट लॉन्च किया इनने। गजब भाई सब गजब। आयु भी क्या गजब चीज है। तो सरप्राइज दे गए हैं। देखना एक बार माइनस मार्क पढ़ना आ रही है नहीं आ रही इसमें। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग बात करते हैं ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज अब देखो आते हैं सोर्स पर पढ़ने के तरीके पर। सारी चीज मैं आपको बताऊँ प्रीलिम्स में देखो। अब प्रीलिम्स में इतिहास पढ़ना आपको मेंस में इतिहास पढ़ना अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको प्रीलिम्स का लेवल ही समझ में आएगा कि जो आपके 2 नंबर के प्रश्न आपके वहां पे आ रहे थे वही लेवल आपके प्रीलिम्स में है। और जो आपको प्रीलिम्स से सारी चीजें दी गई वो कहीं ना कहीं आपके मेंस में टच करती हैं। देखो भारतीय इतिहास यहाँ पे भी एमपी का इतिहास भी है। ये एमपी का इतिहास में आपकी वहां पे था। भारत का भूगोल यहाँ पे भी था वहां पे भी है। और यहाँ पे एमपी का भूगोल भी है। संवैधानिक व्यवस्था भी आपकी यहाँ पे भी वहां पे भी है। एमपी का और मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था यहाँ पे वहां पे भी था। विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य यहाँ पे कुछ टॉपिक चेंज आपके हो जाते हैं। कुछ टॉपिक चेंज हो जाते हैं यहाँ पे आपके ठीक है ना। जैसे कुछ टॉपिक यहाँ पे कुछ टॉपिक वहां पे नहीं है। यहाँ पे है बट टॉपिक वहां पे नहीं है। कुछ टॉपिक यहाँ पे हैं लेकिन वहां पे टॉपिक नहीं है। इसका ध्यान रखना एमपीपीएससी प्रीलिम्स कैसे पढ़ते हैं। जैसे मैं जाता हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू पेपर पीवाईक्यू पेपर कोई भी एक साल का पेपर डाउनलोड करता हूँ देखता हूँ यार पीवाईक्यू क्या देखना है आपको इतने सारे पेपर अभी रिसेंट में हुए एमपीपीएससी के। किसी को भी डाउनलोड कर लो आप। अभी कल ही परसों एफएसओ वगैरह का हुआ था कुछ इंटरव्यू है। एक सेकंड देना मुझे। ये जैसे डाउनलोड किया जीएस का पेपर एक खुल गया भाई। अड्डा मड्डा खुल गया। न्यू ईयर की पार्टी दे रहा है अभी अड्डा वाले मैं पेपर डाउनलोड न्यू ईयर की पार्टी दे रहा है अड्डा वाले। एक किया डाउनलोड मैंने जैसे ठीक है ना। करो दिन अच्छा नहीं को मंदिर जाइए आराम से। ये जब ना के संग हनुमान वो है तलवार हनुमान मस्त मंदिर है यार। तलवार वाले हनुमान जी। ऐसे 8 किलोमीटर है। मस्त शानदार आउट में मस्त हाईवे पे है।
ये देखो प्रीलिम्स का देखते हैं अब तो। हाँ, तलवार वाले। ये देखो प्रीलिम्स का देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पता है आपको, अभी तक क्या था, तुक्का मारते थे लोग बाग कि नंदी वर्मन महेंद्र वर्मन। अब तो मेरे को भी याद नहीं किसे बना है कि नहीं, जज है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स अब मोस्टली प्रैक्टिस पे वो करेगी आपकी। आज देखो कोई भी क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, मरते मतलब पढ़ते समय आपको टॉपिक को ध्यान रखना है, इस लेवल का भी मुझे पढ़ना है, इस लेवल का भी मुझे पढ़ना है, इस लेवल का भी मुझे पढ़ना है, कि भाई सीधी करो, डेट पूछो, डेट भी मुझे पढ़ना है। मतलब पढ़ते समय जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो वो देखो टॉपिक प्रीलिम्स में है, मेंस में है कि नहीं है। क्या करो, उस टॉपिक की औकात देखो, वो टॉपिक प्रीलिम्स में है, मेंस में है कि नहीं है, ठीक है ना। और क्या उस लेवल से 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, क्या उस क्वेश्चन से 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है, 7 नंबर का बन सकता है। क्या मैंने बोला, पढ़ते समय आपको क्या बात ध्यान रखना, नंबर 1। अब यहाँ पे एक बात है, ध्यान रखना अच्छे से। ध्यान रखना, पढ़ते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे क्या, जैसे जैसे आपको रखना, नंबर 1 क्या रखना आपको बात है, कि किसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ये मत सोचो प्रीलिम्स का मेंस का, बस पहले ये सोचो क्या उस टॉपिक से प्रश्न बन सकता है, नंबर 1। अब क्या वो टॉपिक प्रीलिम्स में है, मेंस में है, तो प्रीलिम्स से वहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो अपने पास निकाल के रखो। मेंस से कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो मेंस का मोस्टली लोग 10 नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं, 200 अंक के हिसाब से पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय 2 नंबर का प्रश्न निकाल के रखो, 7 नंबर का बना के रखो, 10 नंबर किस लेवल का बन सकता है। मतलब कोई भी टॉपिक के हमें 200 से 250 शब्द आने चाहिए मिनिमम। हम लोग क्या करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं ना, तो लोग पूरी किताबें छापने बैठ जाते हैं, और कोचिंग में यही चीज होती है। कोचिंग में यही चीज होती है, एक पॉलिटिकल नोट्स देना आपने, कोचिंग में यही चीज होती है। जैसे मैंने पॉलिटिकल नोट्स रखे यहाँ पे, इसमें आप टॉपिक खोलो तो सीधा इसमें पढ़ाया, वे जमानती गैर जमानती अपराध क्या होते हैं, मृत्यु दंड के प्रकार क्या होते हैं, सिनेमा को सहवर्ती दंड क्या होता है, पेरोल क्या होता है, कस्टडी पेरोल क्या होता है, रेगुलेटरी पेरोल क्या होता है, न्यायालय की भाषा क्या होती है, न्यायपालिका की परिभाषा क्या होती है, आपराधिक मामले। अब ये आपका ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में आपराधिक मामले क्या होते हैं, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है आपराधिक मामले बताओ क्या होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको 10 नंबर में क्या आएगा, कि आपराधिक मामले भारत, तलवार वाले। आपको लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, कि भारत में वर्तमान में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, इनको कम करने के उपाय क्या है, या भारत सरकार द्वारा की जाने वाली योजनाएं क्या है, या न्यायपालिका कैसे इस पर कदम उठाए, है कि नहीं, या आपराधिक मामले डिसीजन लेते समय न्यायपालिका किन किन बातों को ध्यान रख सकती है। हमें इस तरीके से बातों को देखना पड़ेगा, हमें क्या, इस तरीके से बातों को देखना पड़ेगा। मतलब टू द पॉइंट नहीं पढ़ना हमें, कि उठाई किताब पढ़ना नहीं, उस किताब को एग्जाम के हिसाब से तोड़ना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई, तो हम सोर्स पे आते हैं, क्या सोर्स रखना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका, तो पढ़ने की तरीका क्या है, पढ़ने का औकात क्या है, समझ में आया। मैं बात करूं एक चीज और, तब भी अब देखो, शुरुआत कहाँ से की थी हमने, प्रीलिम्स से, मतलब सिलेबस से। मेंस का सिलेबस देखा हमने, पीवाईक्यू देखे, मेंस के, प्रीलिम्स के, सिलेबस से पढ़ने का तरीका देखा कैसे पढ़ते हैं। पीवाईक्यू से भी, पीवाईक्यू से क्या किया हमने, सिलेबस को तोड़ा, पीवाईक्यू से क्या किया हमने, और सिलेबस को तोड़ा, कि ऐसे ऐसे तोड़ना है। और प्रीलिम्स लेवल पे गए हम लोग, और समझा कि 2 नंबर कैसे लिखना, 7 नंबर कैसे लिखना, 10 नंबर कैसे लिखना, किसी टॉपिक को पढ़ते समय किन बातों को ध्यान देना है। इतना क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात को। अब सबसे बड़ी बात है सोर्स की, पढ़ना क्या है। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है, आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का। प्रिंट आउट क्यों होना चाहिए सिलेबस का, प्रिंट आउट इसलिए लेना चाहिए कि अच्छा लगता है दीवार से जाने में, या रद्दी बढ़ती है, या उसमें चाट पपड़ी खाने में मजा आता है, हमें ऑफिसर होना देखने में नहीं। प्रिंट आउट इसलिए होना चाहिए कि वो टॉपिक आपको पता चाहिए, जो प्रीलिम्स में आने वाले हैं और मेंस में आने चाहिए, वो कॉमन टॉपिक आपके एक अलग से पेज पर लिखे होने चाहिए। आप क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपका यही रहता है, जब पढ़ाई शुरुआत करो तो एक पेज लो अलग से, कुछ पेज लो अलग से, उस पर लिखो प्रीलिम्स, मेंस, यहाँ पर कॉमन टॉपिक, कॉमन टॉपिक हेडिंग डालो, क्या पेज लो, पेज पे क्या डालो, हेडिंग, कॉमन टॉपिक हेडिंग डालो। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लोग प्रीलिम्स टॉपिक, यहाँ पे मेंस टॉपिक। जो कॉमन टॉपिक है पहले वो क्लियर कर लो, पहले तो पहले आपके काम रहते हैं वो क्लियर करना को, प्रीलिम्स के टॉपिक जो है और मेंस के टॉपिक जो है वो आपको क्लियर करने। नंबर 1 तो, नंबर 2 आपको याद क्या रखना है,
नंबर तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना नंबर तो आपको क्या रखना, आप पढ़ाई जब भी करें हम लोग मेन से शुरुआत करेंगे। देखो आप 6 महीने 10 महीने की प्लानिंग लेके मत बैठो, एक प्रॉपर प्लानिंग बताओ कि इतने महीने की करना है हमें। तो हम मिनिमम 12 महीने की प्लानिंग लेके चलते हैं, 12 महीने की, मिनिमम 12 महीने की लेके चलते हैं। ये समझो कि अभी आपका अप्रैल में पेपर है, हमें अप्रैल में देना है प्रीलिम्स का पेपर, अपनी माइंड माइंड में रखो अप्रैल का पेपर देना है, भले ही हमें नहीं देना है, बट अप्रैल का पेपर माइंड सेट करो। तो क्या हम अप्रैल तक प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं? तो पहली कोशिश हमारी यही रहेगी, पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इस बार अप्रैल के पेपर को टारगेट करें और प्रीलिम्स के लिए दिल फोड़ें। क्या करें? प्रीलिम्स के लिए मन फोड़ें। और प्रीलिम्स के लिए मन कैसे फोड़ेगा? सिर्फ पीवाई को देखकर। प्रीलिम्स के लिए पीवाई को मन देख, इसमें क्या होगा भाई, आपका जनवरी रहेगा, फरवरी रहेगा, मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा। अगर इनमें से हमने पढ़ लिया, यदि ये काम कर लिया, प्रीलिम्स मेंस का कर लिया, तो यदि इनमें से हमने इस बार प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया, तो अगली बार आने में प्रीलिम्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी हमारे लिए, प्रीलिम्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप डेली चाहो तो 2 से ढाई घंटे प्रीलिम्स के लिए भी दे सकते हो, बकाया मेन टाइम आप मेंस को देना अभी, ठीक ना। प्रीलिम्स सिर्फ आपको इसलिए देना है, अभी फिलहाल में पहली बार दे रहे हो तो इसलिए देना है कि लेवल समझने की, क्या लेवल आता है, क्या हम उस लेवल का पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। तैयारी करेंगे मेंस की, मेंस की तैयारी करेंगे तो आप देखोगे आपको जो विषय पसंद है, जो सब्जेक्ट पसंद है, मोस्टली सब बोलते किताबें ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब मांगते रहते हैं, है कि नहीं। नोट्स ले लो, सब ले लो, आपको कुछ नहीं करना है। देखो क्लासेस की क्षमता, हम तो नहीं बोलते क्लासेस करो, हम बोलते सेल्फ स्टडी करो। देखो कभी क्लासेस करोगे ना, तो क्लासेस में ये चीज आपको नहीं बताई जाएंगी, जहाँ पे मैंने आपको बताई है पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज आपको नहीं बताई जाएंगी। बहुत सारी स्लाइड खोलेंगे एक तो यहाँ पे आपको कभी ये चीजें नहीं बताई, जहाँ पे बताई ना, ये चीज आपको नहीं बताई जाएंगी क्लासेस में। आपको तो आएंगे, मैं आपको अभी क्लास में आता हूँ ना, तो स्टोन इससे पढ़ाना शुरू करूंगा इतिहास को, और जाके 1947 पे खत्म कर दूंगा, खत्म बात कहानी। पेपर के लेवल को कभी नहीं तोड़ पाओगे। तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिस, स्मार्ट वर्क करो, प्रैक्टिस। आज के टाइम पे शिक्षक वो नहीं है आपके लिए जो आपको आगे पढ़ा जाए, शिक्षक वो जो आपको काबिल बना जाए। तो मैं बोलूँ प्रैक्टिस प्रदान करो। तो सोर्स के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है, बहुत सारी कोचिंग सेंटर है, किसी भी कोचिंग क्लासेस की एक बार बुक्स मंगा लो। तो एमपी के कहीं पे भी आपको बुक्स अलग से आप नहीं पढ़ पाओगे, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लें काम नहीं चलेगा, लक्ष्मीकांत पढ़ लें काम नहीं चलेगा, कोई अलग अलग बुक पढ़ लें काम चलेगा। निर्माण अपने यहाँ पे एक ऐसी बुक स्टॉल है कि वहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था बना के रखी है, मतलब कि आडंबर सब भर के रखा है निर्माण आईएएस ने, मुंह पे खोल के बोल रहा हूँ उन्होंने, इनका आएगा सब भर के रखा है निर्माण आईएएस ने, बाकायदा तब ये ठोक के भर के रखा है। लेकिन फायदा क्या है, एक्स्ट्रा भर के रखा है तो कम अपन को निकाल लाना चाहिए। फायदा क्या है कि यदि हमने निर्माण आईएएस की बुक उठा ली ना, तो कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा बाहर से, उन्होंने सब भर दिया है। फिर अब छांट लो जितना पढ़ना काम का है। तो नंबर एक सोर्स में हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे पेपर वन से लेके थोड़ा कंटेंट बेकार है, लैंग्वेज बेकार है, बट समझना हमें है, समझना हमें है। पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण ऐसे कंटेंट ले सकते हैं, या दृष्टि आईएएस का कंटेंट ले सकते हैं, 1500-1600 की, मतलब 5,000 की बुक्स आती है दृष्टि आईएएस की, स्टडी आईक्यू का ले सकते हैं, की भी किसी भी एक कोचिंग सेंटर का बुक ले सकते हैं। और टू द पॉइंट टॉपिक के साथ, उनकी बुक के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, उनकी बुक लिस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अपन टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण की समस्या क्या है, नगरीकरण किसे कहते हैं, प्राचीन काल में नगरीकरण क्या था, आधुनिक काल में क्या था, नगरीकरण से समाज पे क्या प्रभाव होता है, ग्लोबलीकरण का क्या प्रभाव होता है, मतलब क्या करेंगे। अब देखो एक तरीका स्मार्ट वर्क है आपके लिए, आप लोग चैट जीपीटी जानते हो चलाना, एआई चलाना जानते हो, जैसे हम चैट जीपीटी यहाँ पे खोलते हैं, तो आप सीधा क्या करोगे, उस पर डालोगे नगरीकरण के, नगरीकरण से क्या कर दो आप, नगरीकरण से एमपीपीएससी के लिए 5 मेंस के क्वेश्चन बना दो। तो आपको बना के देगा, दो लिखा है मैंने, तो वो 5 क्वेश्चन बाकायदा बना के देगा एमपीपीएससी के, बाकायदा 5 क्वेश्चन आपको बना के देगा एआई आपके लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एआई का यूज करो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो एआई से क्वेश्चन बनाओ, वही 5 क्वेश्चन बना दो मेंस के, 3 प्रीलिम्स के, 2 इसके 2 इसके, लिख दो 2 नंबर के चाहिए, 7 नंबर के चाहिए, और लिख भी दो कि 7 नंबर के क्वेश्चन है, शब्द सीमा इतनी लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द सीमा इतनी रखनी है। वो आपको बना के देगा, वो आपको बना के देगा, ठीक है ना। तो याद रखो, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक, तो शुरुआत अभी फिलहाल वहां से कर लो जहां आपके पास सोर्स है, शुरुआत कहाँ से कर लो, जो भी आपके पास सोर्स है अभी उससे शुरुआत कर लो। पहला काम क्या किया मैंने, पहला काम दिया आपको, कॉमन सिलेबस पहचानो, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का है, कॉमन पहचानो। दूसरा क्या करो, मेंस में जाओ, पूरा सिलेबस को पढ़ लो। अब पढ़ने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करो। हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना।
पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है तो सोशोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। यदि हमारे लिए आपकी उद्यमिता पढ़ना है तो उद्यमिता में क्या क्या पढ़ना है, मतलब ये नहीं है कि मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ उद्यमिता का सिलेबस पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास पढ़ रहा हूँ पॉलिटी का सिलेबस पता नहीं है, क्योंकि यदि आप इतिहास पढ़ रहे हो, वहाँ पे राजा पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में आपको राष्ट्रपति पता होना चाहिए। भाई राष्ट्रपति के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए पता होना चाहिए कि बाई चांस कंपेयर करना है। यदि मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूँ या फिर प्रधानमंत्री पढ़ा रहा हूँ, तो आप कह सको कि पेशवा काल में भी प्रधानमंत्री होते थे। भारतीय इतिहास से बात करें तो वहाँ पे आज गणतंत्र हमारे यहाँ पे है। पॉलिटी यदि आप पढ़ रहे हो, आपको तो आज हमारे पे गणतंत्र थे, तो आप इतिहास में कह सको कि हमारे यहाँ पे जब महाजनपद काल थी वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित थी, आप ऐसा कहो। तो इसलिए आपको सिलेबस सबका पता होना चाहिए। सिलेबस तो एक सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाओ, दूसरा आप अपने हाथ से बनाओ। अपने हाथ से बनाने का मतलब क्या है कि आप ऐसे नहीं करोगे प्राचीन भारत और आगे लिखना शुरू कर दो, नहीं। प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, अब आपको नहीं पता प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, गूगल बाबा जिंदाबाद है, लिखो प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, मतलब शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है ना। डाल दिया मैंने प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान। अब भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारे बकवास चीज आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कोई सब बुक्स आ रही है यहाँ पे, तो मैं बोलूँ इसमें ना जाके आप क्या करो, सबसे अच्छा एआई से पूछ लो। एआई प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान में हमने क्या लिखा, भौगोलिक ज्ञान सर्च किया हमने, क्या किया, प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान में क्या पढ़ते हैं, लिख दिया हमने। मतलब क्या पढ़ते हैं, ये यहाँ पे आपको कहीं पे सारी बुक्स आ रही है आपके पास, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास आ रहा है आपके पास, बुक्स सारी हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत खोल के रखा है, एआई सर्च करना चाहिए था मैं यहाँ पे, कॉलपेट वगैरह इसमें आएगा। प्राचीन भारत के भौगोलिक क्या पढ़ते हैं, तो आपके एआई से तुरंत क्या पढ़ते हैं तुरंत इसमें लिखा आ जाएगा। मतलब कि क्या करना है आपको, दो लिखा ना कि नदियां जल स्रोत पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय सारी नदियों का विशिष्ट महत्ता, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी नदियां थी। पर्वत आकृतियां पढ़ते हैं तो हिमालय थे, अन्य एक आकृतियां थी, ग्रंथों में उनके नाम दो लिखा ना, प्राचीन ग्रंथों में नाम मिलते हैं। लोग पर्वतों के बनने के कारण उनके पारिस्थितिक तंत्र खनिजों से सीमाओं से समझते थे। जलवायु के बारे में लिखा है कि प्राचीन काल के लोग कैसे जलवायु, शहरीकरण की नगरों का पहले से क्या से योजना थी, समुद्री व्यापार कैसे, ग्रंथकार ग्रंथ भाई कहाँ पे, यजुर्वेद सतर्वेद महाभारत पुराण आर्यभट्टीय भास्कराचार्य, कैसे जानकारी मिल रही, सारांश। मतलब क्या है कि सिलेबस के लिए आपको इस सिलेबस को कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। क्या आपको ऐसे सिलेबस तोड़ने 4 से 5 दिन लग जाएंगे। जैसे लिखा है हिमालय पर्वत, तो एक बार हिमालय पर्वत के लिए जान लो क्या होता है। मैं बोलो डीप में मत पढ़ो, रिसर्च मत करो, हिमालय पर्वत का इंट्रोडक्शन देख लो, कहाँ पे इंडिया में कैसा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान क्या है, एक बार गूगल कर लो। जैसे मैं कोई भी टॉपिक जा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक उठाया मैंने यहाँ से, कहाँ गए भाई, जैसे मैं उठाया क्या, शहरी स्थानीय स्वशासन और संगठन की शक्तियां, शहरी स्थानीय संगठन। और इसको पता है क्रोम पे खोलना, कभी भी खोलना, गूगल से अच्छा क्रोम पे खोला करो, तो क्रोम पे आपको कोचिंग वेबसाइट की जानकारी, अभी तो इस पे जो ऐप में यूज कर रहा हूँ इस पे इतना एक्सेस नहीं है, क्यों, प्राइवेसी है इस पे बहुत ज्यादा बोर्ड की वजह से। लेकिन यदि आप गूगल पे खोलते हो, क्रोम पे खोलते हो, तो वहां पे आपको सारी चीज, जैसे मतलब जनजाति, तो जनजाति क्या होती है थोड़ा इसके बारे में जान लो आप। मतलब ऐसा कि शब्द से परिचित रहो आप लोग, ऐसा नहीं है शब्द परिचित नहीं है, समसामयिक मुद्दे क्या होते हैं शब्द से परिचित रहो आप लोग। महिला, मध्य प्रदेश की राजनीति, महिलाओं का योगदान, इसको अगर गूगल कर लो, एक आध लेख पढ़ लो इसके बारे में, तो 6 से 7 दिन कम से कम इतना काम कर लो, जो सिलेबस के बारे में पता चल जाए, पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में हो। 6 से 7 दिन इतना काम करो, पूरा सिलेबस टू द पॉइंट आपकी मुट्ठी में हो, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा आयोग क्या होता है पता होना चाहिए, क्या होता है प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग क्या होता है, अब इसकी संरचना याद है कुछ, मतलब नहीं याद है, नहीं रहने दो याद, पर थोड़ा पढ़ लो क्या होता है, पता रहना चाहिए अपन को, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप यहाँ पे एक काम करो, सिलेबस बनाओ, पहले क्या करो, पहले अपने सिलेबस को बनाओ, प्रीलिम्स वाला, मेंस वाला, कॉमन वाला, दूसरा अपने हाथ से प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर मेंस का सिलेबस अपने हिसाब से बनाओ, कीवर्ड्स वाला, कि प्रत्येक कीवर्ड का आपका अर्थ आपके पास हो। क्यों, यदि आप इतिहास पढ़ रहे हो, यदि आप इतिहास पढ़ रहे हो तो भूगोल का पता होगा भूगोल में क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप इतिहास में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जैसे आपने पढ़ा बलवन को, आपने पढ़ा बलवन को, वो बता रहे बलवन ने क्या किया था कि यहाँ पे मंगोलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सुरक्षात्मक दीवारें बनवाई थी, हिंदू कुश के पास, चुनार के पास, यहाँ पे किले बनवाए थे। वो किले कहाँ बनाए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए हिंदू कुश कहाँ पे, चुनार, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए नॉलेज आपको, है कि नहीं। कैसी कुछ हम वहां पे पढ़ने वाले हैं, पश्चिम उत्तर भारत वहां पढ़ने वाले हैं, दक्षिण भारत में पढ़ने वाले हैं, ये चीजें, तो ठीक है ना। फिर तीसरा काम, सोर्स लो। अब एक कोई सब्जेक्ट में इतिहास पढ़ना, आपको इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हो आप, तो इतिहास पढ़ने का तरीका क्या है, अब पीवाई क्यू,
अब पीवाईक्यू यदि आपने पहले से देख रखे हैं, दूसरा काम क्या करो, सिलेबस सोर्स मत उठाओ, सोर्स मत उठाओ। जब आप सिलेबस बना रहे हो, देखो सिलेबस आप बना रहे हो, जैसे अपना इतिहास का सिलेबस बनाया आपने, तो सिलेबस बना रहे हो, एक पेज आप लेते हो, तो एक पेज में क्या करो, या तो नीचे जगह छोड़ दो इतनी, या फिर साइड में इतनी जगह छोड़ दो, या तो यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दो, यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दो। जैसे ही आपके चारों पेपर का, पांचों पेपर का इतिहास खत्म हो, तो सिलेबस खत्म होता है, तो यहाँ पे आपने जगह छोड़ी, आप रहोगे पीवाईक्यू, प्रीलिम्स के और मेंस के। क्या? प्रीलिम्स के, मेंस के। आप उनको सॉल्व, अब यहाँ पे क्या करो, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि जब सॉल्व पीवाईक्यू आपके पास होते हो, आप उनको पढ़ना शुरू करते हो, आंसर टिक, अरे हमको बन क्या नहीं बना, बन क्या नहीं बना, ऐसे नहीं। पीवाईक्यू को पता चलना चाहिए किस टॉपिक से वो आया है, तो उस टॉपिक का मैं लिख लो या चिपका लो, या फिर समझ जाओ ऐसा क्वेश्चन आता है। जब मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे लगता है आपको लिख पाओगे तो लिख लो, नहीं तो समझ जाओ उस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आते हैं। मतलब 2-3 दिन क्या करो, थोड़ा पीवाईक्यू पर नजर मार लो। या तो इसको दो पीवाईक्यू दो तरीके, या तो एक साथ नजर मार सकते हो आप, एक साथ सब पे नजर मारना है, या फिर आप टॉपिक वाइज नजर मार सकते हो। क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज मार सकते हो। तरीका सबसे अच्छा है टॉपिक वाइज, कि आप जो पढ़ रहे हो ना, जैसे आपने कोई इतिहास लिया, इतिहास आप पढ़े, इतिहास के पीवाईक्यू मान लो किस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, तो थोड़ा देख लो सिंधु घाटी सभ्यता से पीवाईक्यू कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो एक बार। फिर आप पढ़ोगे ना, तो आप सिंधु घाटी शब्द आप पढ़ रहे हो, तो सिंधु घाटी शब्द सिलेबस में दिया गया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वो तो पढ़ना ही है। इसका मूल्यांकन करना है आपको, इस पर टिप्पणी करना आपको आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है। और क्या करो, गूगल से क्वेश्चन बना लो उसके लिए आप, या भैया एआई से, चैट जीपीटी से बोलो कि 2 नंबर में लिखना है 20 शब्द में आंसर, तो इसके लिए प्रश्न बना दो 5-6 टैया, ठीक है ना। या 7 नंबर लिखना, तो उसके लिए प्रश्न बना दो आप एमपीपीएससी के लिए। या 8 नंबर 10 नंबर लिखना, ऐसे प्रश्न बना दो आप उसके लिए, तो बना के आपको दे देगा, ठीक है ना। उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर प्रैक्टिस करो, पर याद करो, ऐसे आप इसको पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। कोर्स का मैंने बता दिया, चाहे आप दृष्टि की बुक मंगा लो, चाहे आप निर्माण की बुक मंगा लो, चाहे पीडब्ल्यू की बुक मंगवा लो, चाहे स्टडी आई की बुक मंगवा लो, या चाहे आप इंडिविजुअल मंगवा लो, अलग अलग की, है कि नहीं, अलग अलग की इंडिविजुअल बुक मंगवा लो, अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग कोचिंग की, अलग अलग की बुक मंगवा लो। पर मैं बोलूँगा सबसे अच्छा ऑप्शन है, सरल तरीका ये, एक कोचिंग के 4-5 हज़ार रुपये मिटाओ, 4-5 हज़ार रुपये मिटाओ, एक कोचिंग की बुक मंगा लो, उसमें आंसर राइटिंग वगैरह पीवाई वगैरह हर चीज़ आपके साथ आ जाती है, हर चीज़ आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या करो, अब एक लास्ट जो रहता है स्ट्रेटजी, मर जाए तो पढ़ते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें पढ़ाई में कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले निरंतरता चाहिए आपकी, कंसिस्टेंसी पहले चाहिए। अगर निरंतरता नहीं है तो दिक्कत है, तो पहले क्या चाहिए, मैं कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ने के लिए, तब जाके मैं आगे बढ़ना है। ऐसे बढ़ना है, वैसे बढ़ना है, ये करना है, वो करना नहीं। एक बार शुरुआत करो चलने की, क्या करो, चलने की शुरुआत करो बस। अगर हम खड़े खड़े सोचे हमें ऐसा करना है वैसा करना है, हम सोचते रहेंगे, कभी कर नहीं पाएंगे, कभी कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं, बढ़ो, जब बढ़ो तो अपने आप रास्ते एक्सपेंड हो जाते हैं, आप खुद बोलते हैं, आप खुद जानते हो कि रास्ते कैसे एक्सपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो किस सब्जेक्ट से करना है, कैसे करना है, वो आप सोचो, कि अगर शुरुआत तो करो, जैसे ही शुरुआत करो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। पता, बच्चों को 2 प्रकार की घबराहट होती है, बच्चों को घबराहट 2 प्रकार की होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, तो क्लास बंद करते हैं इसके बाद। बच्चों को 2 प्रकार से घबराहट होती है, एक वो बच्चे जिन्हें शुरू नहीं किया हो, एक बच्चे जो पढ़ रहे हो। जो जिनने शुरू नहीं किया हो, उनकी घबराहट के 1000 बहाने होते हैं, ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। जिन्हें शुरू नहीं किया है, उनकी घबराहट में 1000 बहाने होते हैं, उन बहानों की वजह से घबराहट होते हैं। उनके पास ये नहीं रहता कैसे करना है, शुरू करने वालों के पास ये नहीं रहता कैसे करना है, उनके पास रहता कैसे नहीं कर सकते, हम कैसे नहीं कर सकते, ये रहता है उनके पास क्वेश्चन। लेकिन जो पढ़ रहा होता है उनके पास जो घबराहट होती है, तो हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे और अच्छा कैसे करें, हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे और अच्छा कैसे करें, इससे और अच्छा कैसे करें, इनके पास इस बात की टेंशन होती है। घबराता तो वो भी जो शुरू नहीं किया, घबराता वो भी जो पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो क्यों घबराता है, कि उस बात ना करने के बहाने नहीं, कि नहीं करना, उसका बहाना है कि इस बात को हम इससे अच्छा और कैसे करें,
हम और कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अटके तो हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये जिसने शुरू नहीं किया वो बहाने ना, उसके पास ऑप्शन ये नहीं है कैसे करें, उसका क्वेश्चन क्या हम कैसे नहीं कर सकते। तो कैसे नहीं कर सकते वाला छोड़ो, कैसे कर सकते वो सोचो और कैसे शुरू करना है बस वो सोचो। बस इस बात को ध्यान रखो। तो घबराहट सबके पास होती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, बट इस वाली घबराहट को लाओ अपने अंदर, इसको नहीं, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, तैयारी करो, पढ़ो आराम से, एंजॉय करो, ठीक है। राम राम, शुभ रात्रि। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम चले। एस बॉस, एमपीपीएससी नेगेटिव मार्किंग होगी। वाह। हाँ सर, कल से चल रहा है, तो पहले कल एपी की वैकेंसी आई, आपने अपने ग्रुप में, आपने उसमें अपने ग्रुप में जिसमें आप एडमिन हो अमित सर, आप उस ग्रुप को चेक करो, डेली तो मैं डाल रहा हूँ उसमें नोटिस, चेक कहाँ कर रहे हो। और नए वर्ष की है, नया वर्ष, रुपये ले गया सब, लेके जाओ।